लोगों को नमस्कार। क्लास 10th के सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का है पावर शेयरिंग। इसके नोट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है दोस्तों पावर शेयरिंग, इसके नोट्स के बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर शेयरिंग जो दिया है होता क्या है। पावर शेयरिंग क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो अब क्या करते हैं, अपने जो पॉलिटिकल पावर होता है उसको शेयर करते हैं। और इस पॉलिटिकल पावर को शेयर करने से क्या इंश्योर करते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे फेयरनेस आता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। तो पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग एक सिस्टम है वेयर डिफरेंट ग्रुप और इंस्टीट्यूशन अपने पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हैं और उससे वहाँ पे स्टेबिलिटी, फेयरनेस और डेमोक्रेसी आती है। तो ये है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम लोग देखेंगे पहला केस है बेल्जियम का। बेल्जियम ने अपने आप पावर को कैसे शेयर किया। बेल्जियम के हम लोग एथनिक कंपोजिशन के देखेंगे। बेल्जियम में डच बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 59%। पूरे बेल्जियम कंट्री में डच बोलने वालों का परसेंटेज जो है वो 59% है। ये मोस्टली किस रीजन में पाए जाते हैं, तो वहाँ के फ्लेमिश रीजन में पाए जाते हैं। डच बोलने वाले 59% लोग वहाँ के बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में ये लोग पाए जाते हैं, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, जो 59% हैं। दूसरे वहाँ पे हैं फ्रेंच स्पीकिंग जो है वहाँ पे 40% है। फ्रेंच स्पीकिंग बेल्जियम में 40% हैं और वो वहाँ पे वालेनिया में पाए जाते हैं। जो वालेनिया है वहाँ पे 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पाए जाते हैं, जबकि डच स्पीकिंग पीपल 59% फ्लेमिश रीजन में पाए जाते हैं। 1% वहाँ पे जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है, जर्मन बोलने वाले हैं, जबकि उसकी कैपिटल जो ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ का सिनेरियो दूसरा है। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, जबकि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है, डच हैं। तो पूरी कंट्री का जो सिनेरियो है उसमें देखिए दोस्तों, डच बोलने वाले 59% हैं और फ्रेंच बोलने वाले 40% हैं, जर्मन बोलने वाले 1% हैं, लेकिन जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले 80% हैं। अब देखेंगे बेल्जियम में पावर शेयरिंग का सॉल्यूशन क्या है। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के सॉल्यूशन के लिए क्या उपाय किए। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद होता है उसको अवॉइड करने के लिए बेल्जियम ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग मॉडल को अपनाया। तो अपने यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसको अवॉइड करने के लिए बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग मॉडल को अपनाया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। मतलब जो मिनिस्टर उन्होंने बनाए डच और फ्रेंच मिनिस्टर को इक्वल पार्टिसिपेशन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में बेल्जियम ने दिया। तो बेल्जियम ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर। दूसरा उन्होंने क्या किया, स्टेट जो गवर्नमेंट वहाँ की थी उसको उन्होंने क्या कर दी, ऑटोनॉमी कर दी, उसको फ्री छोड़ दिया, उसको एक अलग स्टेटस दे दिया। जो वहाँ की कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, एक अलग सरकार बनाई, जिसको दोनों लीड कर रहे थे, दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया, डच और फ्रेंच दोनों को। आपने देखा कि जो कैपिटल ब्रुसेल्स थी वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे, यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। फिर भी वहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बना के डच और फ्रेंच दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। फिर एक तरह का उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जहाँ वहाँ पे पावर किसको दी, जो वहाँ पे कल्चरल था, जो वहाँ पे कल्चरल लोग थे, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे उनको, और जो वहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, उनको भी उन्होंने अधिकार दिया। इस तरह आपने देखा कि जो बेल्जियम था
बेल्जियम ने क्या किया, इस तरह की अपनी पावर शेयरिंग की हेल्प से अपने आप पीस को मेंटेन किया, शांति लाया और सिविल वार से बचने का प्रयास किया। तो ये पहला केस था बेल्जियम का कि बेल्जियम ने अपने यहाँ सिविल वार से बचने के लिए किस तरह पावर को शेयर किया। अब हम लोग दोस्तों दूसरा केस देखेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, श्रीलंका में कौन कौन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो श्रीलंका में 74% जो लोग भाषा बोलते थे वो सिंगला बोली जाती थी। वहाँ पे 74% लोग सिंगला बोलते थे और ये बोलने वाले कौन लोग थे, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग थे। 74% सिंगला बोलने वाले लोग श्रीलंका में थे जो बुद्धिस्ट थे और 18% लोग तमिल बोलने वाले थे जो हिंदू और मुस्लिम थे। जो हिंदू और मुस्लिम थे वो वहाँ पे 18% लोग थे जो वहाँ पे तमिल बोलते थे, जबकि बुद्धिस्ट जो लोग थे वो 74% थे जो सिंगला बोलते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1956 में वहाँ पे सिंगला सुप्रीमेसी एंड सिविल वार, उन्होंने सिंगला लोगों को क्या किया, सुप्रीमेसी दी और इससे वहाँ पे सिविल वार आई। कैसे सुप्रीमेसी दी, 1956 में उन्होंने सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। ओनली एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो सरकारी काम होंगे वो एक ही भाषा में होंगे, सिंगला में होंगे। जैसे इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए हिंदी और साउथ इंडिया के लिए इंग्लिश रखा गया, इसलिए हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, वो इंग्लिश और हिंदी। जबकि यहाँ पे एक ही भाषा दी गई ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, जहाँ पे सरकारी काम होंगे वो थी वहाँ पे सिंगला। जबकि तमिल लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज में। दूसरा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, जो नियम कानून बनाए, उसमें जो सिंगला थे उनको फेवर्ड किया। किस में फेवर्ड किया सिंगला लोगों को, सिंगला लोगों को जॉब में फेवर्ड किया, नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी, एजुकेशन में उनको क्या कर दी, प्राथमिकता दी। इससे क्या हुआ, जो वहाँ पे तमिल थे, तमिल लोगों को उनको अब लगा कि उनको क्या हो रहा है, उनको महसूस हुआ कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या की, इक्वल राइट की डिमांड की कि हमको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, या हमको एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, एक हमको अलग देश मिलना चाहिए, अलग राज्य मिलना चाहिए। और उस राज्य को उन्होंने क्या बोला, इलेम। क्या बोला, इलेम। मतलब जो तमिल लोग थे उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी, इक्वल राइट की डिमांड कर दी, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दोस्तों। 1980 में फिर वहाँ पे क्या हुआ, 1980 पे वहाँ पे एक सिविल वार हो गई। सिविल वार का मतलब अपना देश अपने अंदर ही वार लड़ रहा है, अपने लोगों से लड़ रहा है। तो वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गई। किसके किसके बीच में हुई, जो तमिल थे जिनको राइट नहीं मिला था, जो अलग स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, इक्वल राइट की मांग कर रहे थे, जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्जा नहीं मिला था, जॉब एजुकेशन में जिनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, वो लोगों ने वार को स्टार्ट किया। उनके बीच हुई और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच हुई। गवर्नमेंट को कौन डोमिनेट कर रहे थे, सिंगला लोग डोमिनेट कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गई। और इस तरह रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट फैल गया, विवाद हुआ, वार हुआ। ये वार किस वजह से हुआ, आप जान ही रहे हैं कि लैक ऑफ पावर शेयरिंग की कमी होने की वजह से श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वार हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। जबकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग की कमी नहीं देखी गई। तो ये दोस्तों आपने दोनों केस देखा। वाई इज पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहला चीज़ है, पहला बता रहा है कि प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, जो विवाद होता है उसको प्रिवेंट करने का काम, बचाने का काम कौन करती है, पावर शेयरिंग। जो डाइवर्स सोसाइटी रहते हैं उनके बीच विवाद ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, उस कन्फ्लिक्ट विवाद से रोकने का काम कौन करेगी, पावर शेयरिंग। अब पावर बांट देंगे, सबको अधिकार दे देंगे, तो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, क्योंकि जो आप सरकार बनाएंगे उसमें सभी ग्रुप के क्या लोग होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी बाय इन्वॉल्विंग ऑल ग्रुप। तीसरा है प्रिवेंट डिक्टेटरशिप,
जब सभी लोग होंगे तो वहाँ तानाशाही नहीं आएगी, डिक्टेटर से बचाती है। कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं रहता है तो पावर के मिसयूज नहीं कर पाएगा, तो मिसयूज शक्तियों के मिसयूज से भी बचाने का काम कौन करता है? पावर शेयरिंग। और इससे क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। जो सरकार बनती है वो काफ़ी दिनों तक चलती है, लॉन्ग समय तक क्या करती है? रन करती है। पावर शेयरिंग के फार्म कौन होते हैं? किस तरह से आप पावर को बांट सकते हैं? पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयर एमंग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट के जो भी आर्गन होते हैं उनके बीच में पावर को क्या कर दिया जाता है? शेयर कर दिया जाता है। जैसे लेजिस्लेचर आपने 9th में पढ़ा होगा। क्या काम है इसका? मेक द लॉ, कानून बनाना। दूसरा चीज़ है एग्जीक्यूटिव, क्या करना? फोर्स द लॉ, कानून को लागू करना। तीसरा क्या है? जुडिशरी, चेक द लॉ, कानून को चेक करना। इस तरह की कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? इंडिया में। इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों काम करते हैं। दूसरा पावर शेयरिंग है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें जो पावर होता है जितने भी डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। इस तरह के ऊपर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और इसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट, एक होती है म्यूनिसिपैलिटी जो शहरों में काम करती है और एक होती है पंचायत जो गाँव में काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और जहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म कहा जाता है, जो इंडिया और यूएसए दोनों जगह देखने को मिलता है। तीसरा है सोशल ग्रुप। पावर जो होती है, जो वहाँ पे इथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं उनके बीच में पावर को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। जैसे जो रिजर्वेशन दिया जाता है एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, ये जो सोशल ग्रुप हैं इनमें पावर को बांट दिया जाता है। चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी पार्टियां होती हैं उनके बीच में पावर को क्या कर दिया जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट जो बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनको पावर को क्या कर दिया जाता है? शेयर कर दिया जाता है। जैसे भारत में एनडीए इस समय काम कर रही है। एनडीए में 2024 से जो बीजेपी पार्टी है और उसकी जो अलायंस का ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसके पहले यूपीए था 2004 से लेके 2014, तो जो कांग्रेस और उसके अलायंस की गवर्नमेंट थी उसे कहा गया